उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रैंड कैनरी द्वीप पर हवाई अड्डे पर उतरने के लिए जा रहे दर्जनों विमानों को वहां के नियंत्रण टावर से एक संदेश मिला। आतंकवादी हमले की संभावना के कारण लास पाल्मास हवाई अड्डे पर हवाई यातायात तुरंत बंद कर दिया गया है। हमें आपको यह बताते हुए खेद है कि अपनी दिशा बदलें और विमान को टेनेरिफ के लॉस रोडियोस द्वीप के ऊपर उतारें। यह संदेश कैनरी द्वीप समूह जाने वाले विदेशी यात्रियों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर प्रसारित किया गया था, लेकिन कम से कम 2 जंबो जेट यात्रियों के लिए यह मौत की घंटी साबित हुआ। एक आतंकवादी हमले को रोकने के लिए की गई जरूरी सावधानियां अंततः एक आपदा का कारण बनी। यह संयोग का खेल था, वरना अलग अलग समय पर अपनी यात्रा शुरू करने वाले 2 विमानों के एक ही समय और जगह पर, और वह भी बिंदु जैसे द्वीपों के बीच टेनेरिफ के छोटे से द्वीप पर मिलने की संभावना लगभग शून्य थी। विमानन के लंबे इतिहास में वह दिन जो काली स्याही से अंकित रहेगा वह था 27 मार्च 1977। ग्रैंड कैनरी के निवासी अपनी रविवार की छुट्टी का आनंद ले रहे थे। अचानक दोपहर के समय एक फूल की दुकान में बम विस्फोट हुआ। किसी ने 15 मिनट पहले एक गुमनाम फोन कॉल के माध्यम से पुलिस को आतंकवादियों की गुप्त योजना की सूचना दी थी, जिससे बड़े पैमाने पर जनहानि का खतरा टल गया। हालांकि 8 लोगों को मामूली चोटें आईं। लगभग 1 घंटे बाद आतंकवादी समूह के नेता ने अल्जीरिया से कैनरी द्वीप प्रांतीय सरकार के गवर्नर से संपर्क किया। उसने न केवल यह बताया कि उसके समूह ने विस्फोट किया है, बल्कि यह भी बताया कि हवाई अड्डे के टर्मिनल में एक और बम छिपाया गया है। वास्तव में यह खबर पूरी तरह से झूठी थी, लेकिन सरकार के पास हवाई अड्डे को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक अल्जीरियाई आतंकवादी समूह समय समय पर स्पेन शासित कैनरी द्वीप में तबाही और अराजकता फैलाता रहा था। बमबारी से 3 घंटे पहले नीदरलैंड के एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर KLM एयरलाइंस की उड़ान में सवार होने वाले अधिकांश यात्री पर्यटक थे। उत्तरी गोलार्ध के नीदरलैंड में सर्दी अप्रैल तक रहती है और मौसम इतना ठंडा या जमा देने वाला नहीं होता, इसलिए सभी पर्यटक ग्रैंड कैनरी के थोड़े गर्म वातावरण में अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए उत्सुक थे। बोइंग 747 में उनके सहित 234 यात्री थे, जिनमें 51 बच्चे और किशोर थे। पायलटों और फ्लाइट अटेंडेंट की कुल संख्या 14 थी। एम्स्टर्डम से उड़ान भरने के बाद विमान ने क्रमशः बेल्जियम, फ्रांस और स्पेन के आसमान में दक्षिण पश्चिम की ओर उड़ान भरी। अंततः यह स्पेनिश तट को पार कर उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजरा। यात्रा के दौरान यात्री नाश्ता करने, संगीत सुनने और KLM की इन फ्लाइट पत्रिका पढ़ने में व्यस्त थे। पत्रिका में कैप्टन जैकब वैन जांटन के बारे में एक सचित्र लेख था, जो संयोग से अपना बोइंग 747 जंबो जेट उड़ा रहे थे। उस लेख में कैप्टन जांटन, जिन्हें डकोटा से लेकर जंबो तक सभी प्रकार के विमान उड़ाने का कुल 12 घंटे का अनुभव था, की बहुत प्रशंसा की गई थी। यह पढ़ने लायक लेख था। ग्रैंड कैनरी द्वीप पर हवाई अड्डे के बंद होने की सूचना मिलने के बाद कैप्टन जैकब वैन जांटे ने अपना जंबो जेट 234 वर्ग किलोमीटर के टेनेरिफ द्वीप की ओर मोड़ दिया और स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:10 बजे सांता क्रूज प्रांत के लॉस रोडियोस हवाई अड्डे पर उतरा। जहां कई हवाई अड्डों में 2 या 3 रनवे होते हैं, वहीं लॉस रोडियोस में केवल एक ही है। KLM जंबो जेट टेनेरिफ में उतरने वाला 10वां विमान था। इससे पहले कई विमान ग्रैंड कैनरी की बजाय यहां उतरे थे। सभी टर्मिनल के सामने जमा हो गए थे। हवाई अड्डे के नियंत्रण टावर ने कैप्टन जैकब जेंटन को भी अपना जंबो विमान वहीं पार्क करने का निर्देश दिया, क्योंकि रनवे को अन्य आने वाले विमानों के लिए खाली करना था। कुछ मिनट बाद 2 विमान, एक बोइंग 727 और एक DC-8 रनवे पर उतरे। लॉस रोडियोस नियंत्रण टावर ने उन्हें उसी पार्किंग क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। अब वहां 10 विमान खड़े थे। 11वां विमान भी आ रहा था। पैन अमेरिकन एयरलाइंस का बोइंग 747 जंबो जेट विमान लगभग 7
एक 100 किलोमीटर दूर लॉस एंजल्स से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद ईंधन भरने के लिए न्यूयॉर्क में रुका था। पायलटों और फ्लाइट अटेंडेंट का एक नया स्टाफ भी ड्यूटी पर आ गया। 14 और यात्री इस यात्रा में शामिल हुए, जिससे यात्रियों की कुल संख्या 317 हो गई। कैप्टन विक्टर ग्रब्स सहित पैन AM कर्मचारियों की संख्या 18 थी। उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर 6.5 घंटे की उड़ान के बाद जब ग्रैंड कैनरी में उतरने का समय आया, तभी कैप्टन ग्रब्स को अपने विमान क्लिप विक्टर को टेनेरिफ के हवाई अड्डे की ओर मोड़ने का आदेश मिला। यह स्वाभाविक था कि इस विमान के यात्री भी खराब मूड में होंगे, क्योंकि वे सभी पर्यटक थे। दोपहर 1:15 बजे पैन AM के कैप्टन विक्टर ग्रब्स ने अपना बोइंग 747 टेनेरिफ हवाई अड्डे पर उतारा। लंबी यात्रा के आखिरी क्षण में हुई अप्रत्याशित देरी ने उन्हें परेशान कर दिया। वह लगातार 8 घंटे से विमान उड़ा रहे थे। उनका शरीर और मन अब पूरी तरह थक चुके थे। कई यात्री लगातार 13 घंटे से विमान में थे और वे युवा नहीं बल्कि अधेड़ उम्र के थे। 27 मार्च 1977 की दोपहर सबसे पहले पैन एम जंबो को KLM जंबो के पीछे पार्किंग की जगह मिल गई, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। दुर्भाग्य से KLM कैप्टन जैकब वैन जानते ने विमान के होल्ड में 21.0 गैलन 79,500 लीटर ईंधन भरने का फैसला किया। उन्हें डर था कि उन्हें फिर से घर लौटना पड़ेगा। हवाई अड्डे के टैंकर वाहन उनके विमान के बगल में खड़े हो गए और उसमें पाइप से ईंधन भरना शुरू कर दिया। यह दृश्य कुछ उत्सुक पैन एम यात्रियों ने खिड़की से देखा। जब कैप्टन विक्टर ग्रब्स ने सभी को अंदर जाने देने के लिए बोइंग 747 के दरवाजे खोले, तो कुछ लोग दरवाजों के पास खड़े होकर KLM जंबो की तस्वीरें लेने लगे। इस जंबो में सवार डच पर्यटकों को आराम करने के बहाने टर्मिनल भवन में जाने दिया गया। लगभग 20 मिनट बाद उन्हें बस से वापस लाया गया। विमान में वापस बिठाए जाने से पहले 4-5 पर्यटकों ने पैन AM जंबो की तस्वीरें लीं। 2 घंटे बाद बंद कैमरे में सुरक्षित बची दुर्लभ तस्वीरों को ऐतिहासिक विशेषण दिया जाना था। जब ग्रैंड कैनरी द्वीप पर लास पाल्मास हवाई अड्डे के फिर से खुलने की खबर आई, तब KLM बोइंग 747 अभी भी ईंधन भर रहा था। टैंकर वाहन भी वहीं खड़े थे, इसलिए पैन AM बोइंग 747 उड़ान भरने के लिए तैयार होने के बावजूद रनवे पर आगे नहीं बढ़ सका। विशालकाय बोइंग 70.5 मीटर लंबा और 60 मीटर पंखों वाला ने रास्ता रोक दिया था। दूसरी तरफ लगभग 5 दर्जन विमान तैनात थे, इसलिए उस दिशा में पूरी तरह से नाकाबंदी थी। नतीजतन अमेरिकी जंबो का नंबर KLM कप्तान जैकब वैन जानटन के अपने जंबो के साथ उड़ान भरने के बाद ही आया। हमें ईंधन भरने में कितना समय लगेगा? अमेरिकी जंबो विमान के सह पायलट रॉबर्ट ब्रैग ने KLM को रेडियो संदेश भेजा। करीब 35 मिनट कप्तान ने रूखेपन से जवाब दिया। यह वह उत्तर था जो खराब मूड को खराब कर सकता था। कैप्टन विक्टर ग्रब्स की शर्मिंदगी बढ़ती गई। उन्हें लगा कि रास्ता रोके बैठे डच विमान के चारों ओर 35 मिनट और चक्कर लगाना एक अनुचित सजा थी। उन्होंने अपने सह पायलट रॉबर्ट ब्रैग को यह देखने के लिए भेजा कि क्या विमान को रोकने के लिए पर्याप्त जगह है। ब्रैग आगे चल रहे थे। उन्होंने दूरी का अंदाजा लगाया। जगह बहुत संकरी थी। बोइंग 747 का वहां से गुजरना नामुमकिन था, इसलिए इंतजार से बचने का कोई रास्ता नहीं था। विमान ने अभी अभी ईंधन भरना समाप्त किया था, इसलिए KLM पायलट जैकब वैन जानटन ने टैक्सी क्लियरेंस का अनुरोध करने के लिए हवाई अड्डे के नियंत्रण टावर को रेडियो किया। लॉस रोडियोस हवाई अड्डे पर KLM के बोइंग 747 के लिए रास्ता अवरुद्ध था। 1 दर्जन विमान उनके बीच एक तंग घेरा बना रहे थे। टैक्सीवे प्रयोग करने योग्य नहीं था, इसलिए नियंत्रण टावर ने KLM कैप्टन जैकब जानटन को विमान को विपरीत दिशा में रनवे पर टैक्सी करने की अनुमति दे दी। 30 जो 3-400 मीटर या 11 155 फीट लंबा है।
हवाई अड्डे के यातायात प्रबंधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि जब विमान टैक्सी कर रहा हो तो उच्च नियंत्रण टावर के ग्राउंड मूवमेंट कंट्रोलर GIMC को दूरबीन से उसकी गति पर नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विमान का लंबा पंख किसी अन्य विमान या आसपास की किसी संरचना से गलती से न टकरा जाए। लेकिन KLM जंबो के थोड़ी दूर जाने के बाद GM.SC स्वयं असहाय हो गया। विमान घने कोहरे से घिरा हुआ था, जिससे टिमटिमाती नेविगेशन लाइटों के अलावा सब कुछ धुंधला हो गया था। जैसे जैसे विमान आगे बढ़ा, लाइटों की रोशनी भी घने कोहरे में नहीं घुस पा रही थी। ठीक 3 मिनट बाद हवाई यातायात नियंत्रक ने पैन AM के कैप्टन विक्टर ग्रब्स को उसी मार्ग पर टैक्सी चलाने का निर्देश दिया, लेकिन साथ ही उन्हें रनवे और टैक्सीवे को जोड़ने वाले तीसरे मोड़ पर बाएं मुड़ने का भी आग्रह किया। यह निर्देश बहुत महत्वपूर्ण था। जब तक अमेरिकी जंबो जेट तीसरे गेट पर पहुंचा, डच जंबो जेट रनवे के दूसरे छोर पर पहुंच चुका था और 180 डिग्री यू टर्न लेकर टेक ऑफ के लिए तेजी से दौड़ने को तैयार था। इसलिए कैप्टन विक्टर ग्रब्स को तुरंत रनवे खाली करना पड़ा। पैन AM के कैप्टन विक्टर ग्रब्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर द्वारा दिए गए निर्देश जितने स्पष्ट थे उतने ही महत्वपूर्ण भी थे। उसी समय विमान के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड किए गए शब्द थे, रनवे पर टैक्सी से चढ़ो और रनवे को अपने बाएं से तीसरे नंबर पर छोड़ दो। कैप्टन ग्रब्स को शाम 5 बजे के 2 मिनट और 8 सेकंड बाद मिले निर्देशों के अनुसार उन्हें चार्ली 3 या C3 नामक बाएं मोड़ पर मुड़ना था। इस बीच KLM जंबो, जो रनवे के विपरीत छोर तक 3-4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, अपनी कछुए जैसी गति से यात्रा जारी रखे हुए था। आप कितने बजे पहुंचे? हवाई यातायात नियंत्रक ने KLM कैप्टन जैकब जेंटन से पूछा। अभी चार्ली 4 के पास से गुजरा हूं, जवाब आया। ठीक है। रनवे के अंत में एक 180 डिग्री मोड़ लेने के बाद उड़ान भरने की अनुमति का अनुरोध करें। नियंत्रक ने एक वायरलेस संदेश भेजा। सुरक्षा की दृष्टि से स्थिति आदर्श नहीं थी। एक रनवे पर 2 विमानों का होना बिल्कुल भी योग्य नहीं था, और ऐसे समय में तो बिल्कुल भी नहीं जब वातावरण में कोहरा छाया हुआ था और शाम को हल्की रोशनी भी फीकी पड़ रही थी। दृश्यता 500 मीटर थी। उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नतीजतन कोहरे के पर्दे के पीछे दोनों विशाल विमान एक दूसरे के लिए अदृश्य थे। इसके विपरीत हवाई अड्डे के वायरलेस रेडियो के 3 में से 2 चैनल निष्क्रिय थे। KLM जंबो, पैन AM जंबो और कंट्रोल टावर के बीच एक ही चैनल फ्रीक्वेंसी पर 3 तरफ से बातचीत हो रही थी, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। रनवे की मध्य रेखा पर कतारों में लगी सैकड़ों लाइटें बंद थीं। रात में या ऐसे मंद वातावरण में ये लाइटें विमान के पायलट के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक होती, लेकिन यहां किसी भी पायलट को इसका लाभ नहीं मिलने वाला था। क्या आपने कोई मोड़ लिया? एक क्षण बाद नियंत्रण टावर ने पैन AM कैप्टन विक्टर ग्रब्स से पूछा। नहीं, ग्रब्स ने कहा। रनवे से बाहर निकलें और बाएं मुड़ें। हमें जल्द से जल्द बताएं। कैप्टन विक्टर ग्रब्स और सह पायलट ब्रैग को बाईं और तीसरा स्लॉट ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। शायद उन्होंने गलत अनुमान लगाया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पहले ही 3 नंबर का सही उच्चारण कर दिया था। पैन AM कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने ध्वनि प्रमाण के रूप में निम्नलिखित रिकॉर्ड किया। तीसरा, महोदय, 1 2 3 तीसरा। हालांकि जब बात कतीन की ओर मुड़ने की आई तो जंबो जेट मुड़ने के बजाय आगे बढ़ता रहा। कैप्टन ग्रब्स और सह पायलट ब्रैग ने मौत का रास्ता चुना था। यह गलती न केवल गंभीर थी बल्कि अपमानजनक भी थी। 57 वर्षीय कैप्टन ग्रब्स एक कुशल पायलट थे जिन्हें कुल 21 शून्य घंटे उड़ान का अनुभव था। फिर भी उन्होंने ऐसी गलती क्यों की? स्थिति गंभीर थी, खासकर तब जब अब KLM जंबो के कैप्टन जैकब जेंटन की गलती करने की बारी थी। हम उड़ान के लिए तैयार हैं। विमान के मुड़ने और रनवे संख्या 30 के अंत तक पहुंचने के बाद
कैप्टन जेनेटिन ने यह संदेश प्रसारित किया। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा। रुको, मैं तुमसे फिर संपर्क करूंगा। बातचीत उसी रेडियो चैनल पर थी, इसलिए पैन AM के कैप्टन ग्रब्स ने भी नियंत्रक की बातें सुनी और चेतावनी जारी की। हम अभी भी रनवे पर आगे बढ़ रहे हैं। ये शब्द KLM कैप्टन जैकब जेंटन को उसी चैनल पर सुनाई देने चाहिए थे, लेकिन उन्हें रेडियो हस्तक्षेप की विद्युत चुंबकीय सीटी जैसी तीखी आवाज सुनाई दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों वाक्य साथ साथ बोले गए थे। रुको, मैं तुमसे फिर संपर्क करूंगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने यह बात ठीक उसी समय कही जब पैन AM कैप्टन ग्रब्स ने चेतावनी दी। हम अभी भी रनवे पर हैं, इसलिए KLM रिसीवर में दोनों मुख्य वाक्य कट गए। बेशक वे पैन AM कॉकपिट और कंट्रोल टावर में लगे वॉइस रिकॉर्डर पर बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो गए, क्योंकि बोलने वाले की आवाज वहां लगे माइक्रोफोन ने पकड़ ली थी। KLM, आपको 90 फीट ऊपर चढ़ना होगा और फिर 40 डिग्री उत्तर की ओर मुड़ना होगा, कंट्रोल टावर ने याद दिलाया। कैप्टन जेंटन ने शायद सोचा होगा कि उन्हें उड़ान भरने की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने टावर का पहले दिया गया एक पल रुकें वाला निर्देश नहीं सुना था। रोजर। जेंटन ने वायरलेस बातचीत के शीर्ष पर वाक्य नुश दोहराया। हमें 90 फीट ऊपर जाना है और फिर 40 डिग्री उत्तर की ओर मुड़ना है। विमान के ब्रेक खुल गए और सैकड़ों यात्री दुर्घटना से कुचले जाने लगे। 4 शक्तिशाली जेट इंजन कानफोड़ू शोर करते हुए लगभग 350 टन के बोइंग 747 को आगे बढ़ा रहे थे। चारों का संयुक्त थ्रस्ट एक 86 किलोग्राम था, इसीलिए गति तेजी से बढ़ने लगी। यह एक चकाचौंध कर देने वाली दौड़ थी, क्योंकि कोहरे के कारण दृश्यता अभी भी 500 मीटर थी। रनवे की लंबाई 300-400 मीटर थी, जिसका मतलब था कि रनवे का 85% हिस्सा जो कोहरे से ढका था, कैप्टन जैकब जेंटन को दिखाई नहीं दे रहा था। वास्तव में धुंधले वातावरण में सभी की आंखें धुंधली होती जा रही थीं और उनकी दृष्टि छोटी हो गई थी। रनवे के अंत नंबर 30 के पास, जहां से विमान चलना शुरू हुआ, दूरबीन की सुविधा के बावजूद नियंत्रक यह पता नहीं लगा। जेंटन ने विमान के ब्रेक गलत समय पर छोड़ दिए थे। इसी तरह पैन AM के कैप्टन ग्रब्स को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि KLM का विशालकाय विमान उनके पास आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में दोनों विशालकाय विमानों के बीच 130 मीटर की दूरी थी। हवाई यातायात नियंत्रक भी पैन AM के विशालकाय विमान को साफ साफ नहीं देख पाया। बस उसकी नेविगेशन लाइटें चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। इसलिए नियंत्रक यह तय नहीं कर पा रहा था कि विमान रनवे से उतरा है या नहीं, मानो आंखों पर पट्टी बांधकर कोई रोमांचक खेल खेल रहे हों। दोनों विमान, जिनमें कुल 144 पुरुष, महिलाएं और बच्चे सवार थे, एक दूसरे के पास आ रहे थे। 18 पहियों वाला KLM जंबो धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा कर रहा था, फिर 175 और फिर 200 किलोमीटर। इस बीच पैन AM जंबो तेज रफ्तार से चौथे गेट C4 की ओर बढ़ रहा था और वह आखिरी गेट अभी भी लगभग 250 मीटर दूर था। उसी समय सह पायलट रॉबर्ट ब्रैग ने कोहरे में अपने सामने 8 रोशनियों की एक पंक्ति को मंद मंद चमकते देखा, जो निस्संदेह KLM जंबो की थीं। पहले तो लगा कि जंबो स्थिर खड़ा है, नियंत्रण टावर से उड़ान भरने की अनुमति मिलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका भ्रम दूर हो गया। रोशनियां तेज होती जा रही थीं, यहां तक कि कैप्टन विक्टर ग्रब्स भी चौंक गए। हम अभी भी रनवे पर हैं? ग्रब्स रेडियो माइक्रोफोन पर चिल्लाया। यह आदमी क्या कर रहा है? यह हमें मार डालेगा। जल्दी चल। सह पायलट ब्रैग ने अपने कैप्टन को तुरंत कार्रवाई करने के लिए व्याकुल स्वर में चिल्लाया। कैप्टन ने थ्रॉटल स्टिक को जितना हो सके दबाया और इंजन की शक्ति बढ़ा दी। बाईं ओर चार्ली 4 नाम से जाना जाने वाला C4 मोड़ अभी भी 1500 मीटर दूर था,
जबकि KLM जंबो का रूप धारण कर मौत अब बहुत करीब थी। टक्कर से बचने के लिए कैप्टन ने तुरंत विमान का नोज व्हील बाईं ओर मोड़ दिया, जहां रनवे के किनारे के बाद एक हरा मैदान था। जैसे ही विमान तीसरे के कोण पर मुड़ा, दाईं ओर खिड़की वाली सीटों पर बैठे कुछ यात्री डर के मारे चीख पड़े। KLM जंबो की भयानक गर्जना। हे भगवान! एक अमेरिकी यात्री चिल्लाया। हम मर जाएंगे, यहां से जल्दी निकल जाओ। दूसरे ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वह भी बाकी लोगों की तरह सीट बेल्ट से बंधा हुआ था। सामने से होने वाली भयानक टक्कर को रोकने में ब्रेक बेकार साबित हो सकते थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में तिरछे खड़े जंबो जेट से बचने के लिए विमान का अगला हिस्सा ऊपर उठा दिया। बोइंग 747 से आगे निकलने के लिए कम से कम 195 मीटर ऊंची छलांग लगानी पड़ती है, क्योंकि 7 मंजिला इमारत जितना ऊंचा पतवार ही मुख्य बाधा है। हालांकि कोई हवाई जहाज कंगारू की तरह अचानक ऊंची छलांग नहीं लगा सकता है। यह समस्या अंततः एक संकट बन गई। विमान को तुरंत ऊंचे स्तर पर लाना जरूरी था, इसलिए जैसे ही कैप्टन जेंटन ने पूंछ उठाई, पूंछ वाला हिस्सा तुरंत रनवे में धंसने लगा, जिससे 20 मीटर तक एक गड्ढा सा बन गया, और वह भी लगभग 1 मीटर गहरा। एक क्षण बाद जब उठी हुई पूंछ का निचला हिस्सा अमेरिकी जंबो के पिछले हिस्से से टकराया, तो एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने वातावरण को हिलाकर रख दिया। आगे वाले हिस्से की छत, जहां प्रथम श्रेणी के यात्री बैठे थे, फट गई। अगले ही क्षण KLM जंबो के बाएं पंख के नीचे लगे जेट इंजन पैन AM जंबो के पिछले हिस्से से टकरा गए। तीसरे क्षण तक एक भी यात्री जीवित नहीं बचा, लगभग 150 लोग मारे गए। चौथे क्षण उन सभी का अंतिम संस्कार शुरू हो गया, क्योंकि बाएं पंख के ईंधन टैंक से लगभग 45 लीटर ईंधन उन पर डाले जाने के बाद आग की लपटों में घिर गया। कई प्रथम श्रेणी के पुरुष, महिलाएं और बच्चे जिंदा या शवों के रूप में जल गए। KLM जंबो, जिसने अभी अभी उस आलीशान अमेरिकी जंबो को पीछे छोड़ा था, अपने 2 इंजनों के अलावा अपने अंडर कैरेज, पहिए, एक्सल, शॉक एब्जॉर्बर आदि को खो चुका था। मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए हवा में टिक पाया। इसने मात्र 150 मीटर की दूरी पर एक घातक टक्कर मारी। इस टक्कर और उसके बाद मुख्य ईंधन टैंक में हुए विस्फोट ने इसके विशाल ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कैनरी द्वीप समूह की यात्रा पर गए 14 फ्लाइट अटेंडेंट और पायलटों सहित इसके सभी 234 यात्री मौके पर ही मारे गए। कोई भी जीवित नहीं बचा। दूसरी ओर कॉकपिट की ओर पैन AM का एक छोटा सा हिस्सा बरकरार रहा। यहां बैठे यात्री कमोबेश घायल हुए, पर वे बच गए। कैप्टन विक्टर ग्रब्स और सह पायलट रॉबर्ट ब्रैग भी अपने घावों के साथ बच गए। डोरोथी केली और कार्ला जॉनसन, जो कॉकपिट के बगल वाले प्रथम श्रेणी खंड में ड्यूटी पर थीं, भी बच गईं। उन सभी के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि दाईं ओर एक जोरदार झटका लगने के बाद जंबो बाईं ओर खिसक गया। इससे दरवाजे का स्तर गिर गया और यात्री जितनी जल्दी हो सके विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहे। बेशक सभी जीवित बचे लोग अपने आप बाहर नहीं निकल पाए। कुछ घायल अपनी सीट बेल्ट भी नहीं खोल पाए। कुछ कैप्टन ग्रब्स की तरह हड्डियां टूट गईं और वे विमान के जलते और गिरते मलबे के बीच असहाय होकर बैठने या लेटने को मजबूर थे। इस दुखद दुर्घटना में पैन एम जंबो जेट के 317 यात्रियों की जान चली गई। फ्लाइट अटेंडेंट और कर्मचारियों की मौत का आंकड़ा 9 था। केवल 61 लोग ही बच पाए, लेकिन उनमें से 9 की गंभीर चोटों के कारण कुछ ही देर बाद मौत हो गई। इस तरह कुल हताहतों की संख्या 583 हो गई। मौत का कैसा तांडव मचा। पूरी घटना जानने के बाद सवाल उठता है कि मौत किसने भेजी, किसकी गलती थी कि इतनी बड़ी आपदा आई। गलती सबकी थी और सच कहूं तो कई गलतियां थीं। जैसे हवाई यातायात नियंत्रक ने पैन AM कैप्टन ग्रब्स को अपने विमान को C3 निकास द्वार की ओर मोड़ने के लिए कहा था, लेकिन वह निकास द्वार पार्किंग क्षेत्र की ओर वापस जा रहा था। नियंत्रक ने C4 निकास द्वार का सुझाव क्यों नहीं दिया? नियंत्रक द्वारा C3 का संकेत दिए जाने के बाद
कैप्टन ग्रब्स वहां नहीं मुड़े क्योंकि आगे का हिस्सा सीधा नहीं था। विमान को 146 का मोड़ लेना पड़ता, लेकिन ऐसा करने पर विमान के पहिए रनवे की लाइटें तोड़ देते। कैप्टन ग्रब्स को डर था कि टायर खराब हो जाएंगे। खैर, उन्होंने एयर ट्रैफिक नियंत्रक को बताए बिना अगले बिंदु C4 की ओर क्यों रुख किया। KLM के कैप्टन जैकब वैन जानते ने रनवे के खाली होने का स्पष्ट संदेश मिलने से पहले ही विमान क्यों दौड़ा दिया। दूसरा, उन्होंने ऐसे हालात में उड़ान भरने की तैयारी क्यों की जहां कोहरे के कारण रनवे की सेंटरलाइन लाइटें भी बंद थीं। सभी ने गंभीर गलतियां की, जिसके परिणाम स्वरूप 583 लोगों की मौत हो गई। यह विमानन इतिहास की सबसे भीषण दुर्घटना थी और 27 मार्च 1977 विमानन इतिहास का सबसे काला दिन था। इस त्रासदी की विडंबना यह है कि यह दुर्घटना हवा में नहीं बल्कि जमीन पर हुई थी।